प्रोग्राम आपकी आवाज के साथ मैं हूँ आपका मेजबान उमर इफ्तिखार। हर पीर के रोज आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं जिन पर हम समाजी इश्यूज पे और मुख्तलिफ चीजों पर डिबेट करते हैं, लोगों से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगी डॉक्टर ताहिरा हफीज, जिना हॉस्पिटल से साइकोलॉजिस्ट हैं, तजिया निगार हैं। डॉक्टर गौरव होंगे, डॉक्टर गौरव हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रगुजार हूँ, आज आपने हमें टाइम दिया। आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करेंगे, कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, और डॉक्टर गौरव हमारे साथ हिंदुस्तान से स्पेशल हमारे साथ हैं। डॉक्टर ताहिरा का मैं आपसे तारुफ करवाता जाऊँ। जनाब डॉक्टर साहब, आप अपना तारुफ बल्कि खुद करवाइएगा, मैं ज्यादा बेहतर नहीं करवा सकूंगा। उमर, आपने मेरा नाम तो बता दिया है। मेरा नाम है ताहिरा हफीज और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एट द मोमेंट जिना हॉस्पिटल में बर्न यूनिट में मैं काम कर रही हूँ, और उसके अलावा जो मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत अच्छा। मुझे ये बताइएगा कि जब कोई नफ्सियाती अमराज का शिकार आपके पास आता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं? उमर, नफ्सियाती मसाइल का शिकार बंदा जो हमारे पास आता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसका मसला किस नौयत का है, यानी उसकी अलामात वगैरह पूछते हैं कि वो किन अलामात को फेस कर रहा है आजकल, क्या मसले मसाइल उसके चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक असेसमेंट करते हैं ताकि हम देख पाएं कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ये क्या प्रॉब्लम है, और इसका इलाज हमने किस तरह से करना है और किस डायरेक्शन में करना है। जब हम इस चीज पे पहुंच जाते हैं कि हमें समझ आ जाए कि ये वाला मर्ज इस वक्त या इस वक्त ये प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मरीज को, तो फिर हम उसका इलाज जो है वो शुरू करते हैं। और इलाज जो हम करते हैं वो डिफरेंट जो है वो काउंसलिंग से समटाइम्स होता है, समटाइम्स दवाइयां भी इस्तेमाल करवाना पड़ती हैं, फिर दूसरे डॉक्टर्स के पास रेफर करना पड़ता है, और समटाइम्स हम साइकोथेरेपी से भी करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? जी सब खैरियत, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें हिंदुस्तान से टाइम दिया जी स्पेशली। मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को सलाम बोलता हूँ, उनको आदाब बोलता हूँ, और मैं आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। गौरव साहब, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी, यूट्यूब पे आपने तैयार की थी सी पैक के हवाले से। वो देख के खुशी भी हुई, लेकिन उसमें ये भी महसूस हुआ कि शायद आपके ज़हन में काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके हवाले से तो आगाह कीजिएगा। देखिए, जो सी पैक है हमें जरूर उससे कुछ एतराज है। अगर आपने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्समैन विकास स्वरूप साहब को सुना हो तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया है वो भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान की अधीन है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान किसी तीसरी कंट्री को वहां पर इनवाइट करता है कुछ बनाने के लिए तो उसमें भारत के हितों के खिलाफ है। हमें अगर दोनों देशों के बीच पहले रिश्ते अच्छे करने होंगे और एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी होगी, तब इन मुद्दों पर आगे हम बढ़ सकते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर ताहिरा जो हैं वो मौजूद हैं प्रोग्राम में। नफ्सियाती अमराज के हवाले से स्पेशल मैंने इनको आज बुलाया, मदऊ किया है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में काफी ज्यादा नफ्सियाती अमराज के पेशेंट मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन उनको नहीं सुन पा रहा हूँ जो आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम गौरव, कैसे हैं आप? अब आपको आई है? जी, आपको आवाज आ रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे प्रोग्राम में आप उमर के साथ हैं, और मैं भी आज उमर की गेस्ट बन के यहाँ पे आई हुई हूँ, और उमर ने ही हमें चांस दिया कि हम अपनी अपनी आवाज जो है पाकिस्तान तक पहुंचा सकें। मुझे नहीं पता इंडिया में आपको कोई सुन रहा है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप भी मेरी तरह एक डॉक्टर हैं और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको फॉलो करती हैं। मुझे लगता है अगर हम दोनों देशों के बीच में हमें शांति बनानी है तो शायद अब डॉक्टर्स को ही आगे आना पड़ेगा। हाँ, शायद जो सोशलिस्ट पर्टिकुलरली जो लोग हैं ना, जो लोग सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये झंडे उठाने पड़ने अमन के और शांति के। आई थिंक उमर कोई सवाल अब आपसे करेंगे? मैं उनको मैं डॉक्टर रागिब साहब से डॉक्टर साहब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सी पैक के ऊपर जो आपने यूट्यूब पर वीडियो बनाई है उसमें आपने अपने इजहार यूं कुछ किया और उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा लाइक्स भी मिले हैं, कमेंट्स भी मिले हैं, खासी पजीराई आपको मिली है उस हवाले से।
उमर साहब, सी पैक जो है इस पे पहले पाकिस्तान को भारत से बात करनी चाहिए और चाइना को इनवाइट करने से पहले। आपने अगर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्समैन विकास स्वरूप को सुना हो तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जहाँ से सी पैक होकर गुजरेगा वो भारत का हिस्सा है, और अगर वो भारत का हिस्सा है तो पाकिस्तान को ये कोई हक नहीं बनता। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि वो भारत का हिस्सा कैसे है? इस बहस को तो हम, मेरा ख्याल है कोई 50-60 सालों से इसी बहस के ऊपर हम लड़ रहे हैं। ऑक्यूपाइड कश्मीर आप ये कहते हैं, हम उसको कहते हैं। देखिए, मैं सिर्फ अपने पक्ष की बात रख सकता हूँ। हमारे जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कैटेगोरिकली कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का सॉवरेन टेरिटरी है, तो वहाँ पर पहले पाकिस्तान को भारत से बात करनी चाहिए, चाइना को इनवाइट करने से पहले। आप उस पे अपना हक कैसे समझते हैं, इस चीज को तो बताइए। देखिए उमर साहब, मुझे लगता है ये इस पर आप उसे अपना अगर कहते हैं, हम उसे अपना कहते हैं, तो ये जो डिस्कशन है ये फ्यूटाइल है मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 50, 60, 70 साल से हम लोग इसी चीज पर लड़ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अब मोदी साहब की जगह यंग क़यादत को, नौजवानों को आगे आना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए, बजाय कि इसी चीज के ऊपर आप डिबेट करते रहे, लड़ते रहे हर वक्त। नौजवान क़यादत आ गया है पानी के मसले पर, बिजली के मसले पर, बेरोजगारी के मसले पर, गुर्बत के मसले पर। लोगों को तालीम के हवाले से लोगों में शऊर कीजिए, उनको नौकरी के हवाले से, खाने पीने के हवाले से। हिंदुस्तान में भी मसाइल है, पाकिस्तान में भी मसाइल है। कब तक हम इन्हीं चीजों के ऊपर लड़ते रहेंगे? उमर साहब, आपका ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्ती तब तक संभव नहीं है जब तक टेररिज्म ना रुके। मैं भी चाहता हूं कि मैं अगली छुट्टियों में कराची के क्लिफ्टन बीच पर आऊं। मैं चाहता हूं दोनों देशों में व्यापार बढ़े, वाणिज्य बढ़े, एजुकेशन बढ़े। देशों में मोहब्बत या आना जाना कैसे बढ़ेगा? डॉक्टर साहब, आप तो हमारे जो गुलकार हैं, जो हमारे मौसीकार हैं, फिल्म साज हैं, जो एक्टिंग करते हैं, उनको आप धक्के दे दे के अपने मुल्क से निकाल देते हैं। उमर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। फवाद खान जी की जो फिल्म है ए दिल मुश्किल, वो रिलीज होगी। सर, उनको जलील, अच्छा मैं बताता हूँ फिल्म रिलीज कैसे हो। 5 करोड़ पे आप अपनी फौज को दिलवाते हैं, आप अपने तंजीमों से, और फिर जाके आप फिल्म रिलीज करवाते हैं। इस तरह से रिलीज करते हैं आप। उमर साहब, इस तरह के जो लोग हैं, जो राइट विंग हैं या जो इस तरह की मुखालफत करते हैं, ये दोनों तरफ मौजूद है। इनको पूरे कंट्री का ओपिनियन बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से दहशतगर्द जो हैं वो पूरा पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम नहीं है, दरमियान में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। आप अगर एक मोहल्ले में रहते हैं तो जरूरी नहीं कि मोहल्ले के तमाम लोग अच्छे हों या तमाम ही बुरे हों। किसी एक इंसान या 2 इंसान के बुरे होने से आप पूरी कौम या पूरे मुल्क को नहीं बुरा कह सकते। मैं सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने की बात मैंने उस वीडियो में की थी। मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के लोग बुरे हैं। आपने अगर उसे मेरे शब्दों को ध्यान से सुना हो, मैंने कभी नहीं कहा। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि दोनों देश के जो आवाम है वो शांति अमन चाहते हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे लीडर हैं, शायद वो किसी दूसरी दिशा में है। तो क्या आपके ख्याल से नौजवान क़यादत को आगे नहीं आ जाना चाहिए, या आप उसी चीज पे बिलीव करते हैं कि जो टेररिस्ट स्क्वाड में जो लोग रहे हैं, जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्विस रहे हैं, आज आप लोगों ने उनको भारी अक्सरियत से वोट दे के मुल्क का वजीर आजम बनाया, और इस चीज को आप मानिए कि हमारे वजीर आजम ने बारहा सुलह के लिए और बारहा मीटिंग के लिए और चीजों के लिए मदऊ किया, आपके वजीर आजम को दावत दी है, लेकिन आपके वजीर आजम साहब या आपके वजीर खारजा और तमाम वजीर शायद करना ही नहीं चाहते, टेबल पे बातचीत करना ही नहीं चाहते। उमर साहब, इसका मैं जवाब दूंगा। आई होप आप मुझे पूरा समय दें इसके जवाब देने। जी जी जरूर। सबसे पहले जब हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आए तो उन्होंने आते ही नवाज शरीफ साहब को दावत दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ज्यादा बुनियादी सवाल है, जिनको आप अपना वजीर आजम कहते हैं, क्या वो सच में आपके वजीर आजम हैं? आपने दावत दी है आपके वजीर आजम ने? सार्क कॉन्फ्रेंस में आपके वजीर आजम साहब आए नहीं है। देखिए, सार्क एक अलग मुद्दा था। अलग मुद्दा नहीं था, उसको नाकाम करने के लिए नहीं आए, बल्कि बांग्लादेश में भी जोर डाला। देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज जब से सार्क बना है, सार्क ने अचीव किया है? आप एक चीज बता दीजिए जो सार्क ने अचीव किया है। शायद इस दफा बहुत बड़ी चीजें अचीव कर लेते, लेकिन आपने तो रास्ते में रोड अटका दिए। अगर हमारी बात में ताकत नहीं होती तो 4 देश और हमारे साथ नहीं होते। इसी से पता चलता है कि हमारी बात में जरूर कुछ ऐसी कुछ बात रही होगी। दबाव डालने में तो हिंदुस्तान हमेशा आगे रहा है ना डॉक्टर साहब। अब ये बात तो मानिए कि वजीर आजम साहब आपके सुलह की तरफ आना ही नहीं चाहते, मुज़ाकरात की तरफ आना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान में असली वजीर आजम कौन है? क्या जनरल राहील शरीफ है या फिर नवाज शरीफ है?
जमहूरियत जमहूरियत जब तक है डॉक्टर साहब, जमहूरियत में वजीर आजम वही है जिसको अवाम ने इलेक्ट किया है, और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और इसी अवाम को इलेक्ट करने वाले को 2 मिनट में वहाँ के जनरल उठाकर फेंक देते हैं, और ऐसा कई बार हो चुका है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान गए तो वो वहाँ पे उन्होंने वहाँ के जनरल को फोन किया। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अभी पाकिस्तान गए तो पहले वो जनरल के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में गए, उसके बाद उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात की। सर, अगर कहीं पे चाय की दावत या खाने का इन्विटेशन हो तो आप जाने से इनकार तो नहीं करेंगे? इनकार नहीं करेंगे, लेकिन एक मैसेज तो जाता है। अगर वहाँ के अफगानिस्तान के जो लीडर हैं वो पहले जाके जनरल राहील शरीफ से मिलते हैं और फिर नवाज शरीफ से मिलते हैं, तो इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, मैं अगर आपके पास हिंदुस्तान में हूँ आपकी दावत पे और मुझे आपके अगर जनरल से मिलना पड़े, मेरा ख्याल है इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। बात गलत नहीं है, लेकिन अच्छा चलिए इस बात को छोड़िए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी जब GHQ के जो नए ऑफिसर्स हैं उनको जनरल राहील शरीफ ने जब उनका वेलकम स्पीच दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि एयरफोर्स की उन्होंने बड़ाई करी कि किस तरह से एयरफोर्स ने वहाँ पे बमबारी की ट्राइबल एरिया में। उसमें 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं, पश्तून हैं, वो उनको अफगानिस्तान भागना पड़ा जान बचाकर। आप एक बात बताइए, ये जो ऑपरेशन था ये वहाँ की पार्लियामेंट से रेटिफाइड नहीं है। इसी से पता चलता है कि वहाँ के जनरल जो मन में आए वो करते हैं और पार्लियामेंट की परमिशन की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिएगा, ये तो आप वो बात कर रहे हैं जो इंडियन मीडिया करता है। इंडियन मीडिया का काम सिर्फ, आप माने ना माने, लेकिन हकीकत मैं आपको बताता हूँ, तमाम सहाफियों का आपके काम ये, कुछ लोग पॉजिटिव हैं जो पॉजिटिव माइंड रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादातर ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों से सहाफियों को उठा के, सियासतदानों को उठा के लड़ लिया, रेटिंग उठा ली इसी चक्कर में। अगर हम लोग आज तक इसी चक्कर में पड़े रहेंगे तो मेरा ख्याल है कोई मुस्बत हल निकल नहीं सकता। अब हमने पाकिस्तान में से किस हिंदुस्तानी या किस इंडियन को हमने निकाला? आप लोग तो ये जो फिल्म थी आपकी ए दिल है मुश्किल, जिसमें ऐश्वर्या राय, रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, पाकिस्तानी अदाकार थे फवाद खान साहब। अब इनके ऊपर जो आपके मीडिया ने जिस तरह से कैश किया और जिस तरह से आप लोग इसी के ऊपर मुसलसल डिबेट करते जा रहे थे और अभी तक भी कर रहे हैं, क्या आप इस चीज को समझते हैं बेहतर कि एक बंदा अदाकारी करने आया है, अदाकार को तो वो तो एक साफ वो इंसान है, उसका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपकी बाल ठाकरे साहब की जैसी तंजीमें जो हैं वो उन लोगों को सांस भी नहीं लेने देती हैं। हमारे यहाँ इंडिया, आप मुझे एक चीज बताइए, कभी आपके इंडियंस हमारे यहाँ हिंदुस्तानी अदाकार यहाँ आए हो और उनको सर पलकों पर ना बिठाया गया हो तो फिर हमसे शिकवा करें? आप उनके बेटे की बात कर रहे हैं, उन्हीं की एक तंजीम है ना, उन्हीं का एक नाम है ना। जी, राज ठाकरे की आप बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे को हमारी नागरिकता मिली, हमने हमेशा पाकिस्तान के कलाकारों का सम्मान किया है, लेकिन एक सीमा होती है, उस सीमा अगर वो क्रॉस हो जाए तो फिर ये रिश्ते पीछे हट जाते हैं। जो कंट्रीज के बीच में जो सौहार्द है, अगर उसमें कोई भी चीज रुकावट बनती है तो मेरे ख्याल से फिर ये सिनेमा वगैरह सेकेंडरी चीज हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा। हिंदुस्तान हकूक की आजादी और मजहब की आजादी को मांगता है और देता है, मुझे ये बताइए। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्या आपके गली और मोहल्ले में रहने वाले किसी इंसान को अगर छुरी लगे या पत्थर लगे तो आपको तकलीफ होगी? जी बिल्कुल, और पाकिस्तान अगर इंसान को पत्थर लगे तो मुझे जरूर चोट होगी। बिल्कुल सही है, तो आपकी मोहब्बत है कि पाकिस्तानियों की तकलीफ का आपको अंदाजा इस कदर है। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पिछले दिनों से 109 लोगों की आंखें कश्मीर में जाया हो गई गोलियों की वजह से, पैलेट गन्स की वजह से, और जो जुल्म वहां पे इंतहा है, क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं? सारी चीजों से बालाताक हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करता। और लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं, वो जानबूझकर बच्चों और महिलाओं को एक शील्ड की तरह आगे लेके आते हैं और उनसे बदलाव करवाते हैं आर्मी के ऊपर, और अगर आर्मी पलटवार करती है तो उससे आर्मी बदनाम होती है। ये उनकी स्ट्रेटेजी। मैं आपकी बात से सारी से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा कि आपने बहैसियत हिंदुस्तानी, और आप क्योंकि कॉलम निगार भी हैं, आप लिखते भी हैं, आप तजिया निगार भी हैं, सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा इन हैं, इस हवाले से आपने कोई डिबेट की, कुछ बेहतर आपने करने की कोशिश की कि आप बेहतर तरीके से कश्मीर वालों के लिए भी कुछ बेहतर मामला निकाल सकें? आखिर वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं ना। देखिए, कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और मेरे ख्याल से इस तरह के शब्द आपको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आप एक शांतिपूर्वक एक समाधान चाहते हैं तो मेरे को लगता है हमें कश्मीर को अलग रख देना चाहिए, क्योंकि इस डिस्कशन पे कोई मेरे को अंत नजर नहीं आता।
نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس پر آپ سے کوئی لڑ نہیں رہا. میں آپ کے میڈیا چینلز کی طرح میں لڑنا نہیں چاہتا, میں ریٹنگ کے پیچھے جانا نہیں چاہتا, میں اس چیز کو ہائپ کریٹ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ نے میرے پروگرام میں بدتمیزی کی, میں نے آپ کے ساتھ کی. یقیناً ہمارا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے اور ہم عزت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ہم تو ہر چیز کو سالو کرنا چاہتے ہیں, حل کرنا چاہتے ہیں. کیا کشمیر کا حل بھی تو ہو ہی جانا چاہیے نا. اب مجھے ایک بات حقیقت بتائیں, آپ نے آپ کے جو کشمیر آزادی کے جو لوگ ہیں, تحریک کے جو بانی, ان سب کو آپ نے بند کر رکھا ہے, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے کشمیر کا جو سولوشن ہے وہ آپ اور ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. ہمیں ہمارے جو لیڈرز ہیں ان پر چھوڑ دینا چاہیے, جو ان کی ڈاکٹر گورو صاحب میری بات سنیے گا. کشمیر کا ایشو ہم نے سیاستدانوں پہ چھوڑا ہوا ہے, سیاستدان اس طرف آنا نہیں چاہتے. کئی دفعہ آپ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں یا کوئی مسئلے مسائل آپ لوگوں کی تنظیمیں اس طرح سے کریٹ کر دیتی ہیں کہ اس پہ بات نہیں ہو پاتی ہے. لیکن یہ حل, میرا خیال ہے اس کا حل نکل آئے تو پاکستان اور ہندوستان زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کے قریب ہونے میں بہتری ہے؟ دیکھیے, بالکل بہتری ہے, لیکن اس کا جو سولوشن ہے, میں ایک بار یہ سوال تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان جی سے پوچھا گیا تھا, تو میرا خیال ہے انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا اس کا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم کشمیر کو ایک وقت سائڈ میں رکھ کے صرف اپنی اکانومی کو گرو کریں, دونوں کنٹری آپس میں دوسری چیزوں پہ کو گرو کرنے پہ دھیان دیں اور پھر آنے والی جنریشن سے چھوڑ دیں کہ ان کے لیے کیا کشمیر اتنا امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے, تو میرے خیال سے ہمارے بیچ باتیں آگے بڑھ سکتی ہیں. اب میرے ساتھ کیونکہ ڈاکٹر طاہرہ صاحب موجود ہیں, میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ریاست کشمیر جس کے اوپر کئی سالوں سے اس طرح کا دباؤ ہے, اس طرح کا دباؤ رہتے ہوئے آپ کی نسل کیا گروم کر سکتی ہے, کیا پالش ہو سکتی ہے, کیا بہترین اور صحت مند افزائش ہو سکتی ہے ایسے ماحول میں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ آپ کا تعلق نفسیاتی امراض کے حوالے سے ہے, تو اس میں آپ سے مشورہ پوچھنا چاہوں گا. کشمیری گزر رہے ہیں یا دنیا میں جہاں جہاں بھی ٹیررزم ہو رہا ہے, جو لوگ بھی اس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں, اس کے اوپر تو ہم بالکل اس چیز کی امید نہیں کر سکتے کہ جی آنے والی جنریشن, جیسے ابھی گورو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ اس کے بارے میں. جی اچھا, آپ کی بات میں سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی گورو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ کشمیر کا کیا فیوچر ہوگا, یا بھارت یا پاکستان کو اس کے اوپر تب بات کر لینی چاہیے, یا عمران خان نے بھی ایسی کوئی بات کی ہے. بٹ دا تھنگ از دس کہ آنے والی جو جنریشن ہے, کیا وہ ذہنی طور پہ اتنی اسٹیبلٹی میں ہوگی, اتنا کچھ جو وہ لوگ اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اتنی قریب سے جو ظلم اور زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں, ان کے بعد ہم ان سے کسی بھی قسم کی سینٹی کی امید کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے, کیونکہ بینگ اے سائیکالوجسٹ میں دیکھتی ہوں کہ ہم سب اگر چھوٹے سے بھی کسی ایک ٹراما میں سے گزرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ کم سے کم 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک چلتا رہتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ جنریشن جن کی سیکریفائس ہو چکی ہوئی ہیں, اور جنریشن سے جو لوگ جو ہیں یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہم تو یہ کریں گے کہ ابھی کچھ نسلیں جو ہیں وہ قربان ہو رہی ہیں آزادی کے لیے, آنے والی کچھ نسلیں جو ہیں وہ اس کام کے لیے ہوں گی کہ جی وہ اپنی ذہنی اسٹیبلٹی کی طرف آ سکے, اور پھر ہم کشمیر کے فیصلے کی طرف جو ہے نا وہ سینٹی کے فیصلے کی طرف جو ہے نا وہ رواں ہو سکیں گے. سو یہ بہت ہی ایک ٹرامیٹک سچویشن ہے جس میں آنے والی جنریشنز کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرنا کہ وہ بہت اچھے اپنے لیے فیصلے کریں گے. اللہ کرے ایسا ہو, ہم سب اس امید کے ساتھ ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. مگر جس طرح کی سچویشنز ہیں, جس طرح کے حالات ہیں, اور جتنا اسٹریس ہے, جتنا ظلم اور زیادتی ہے, اس میں ایسا ہونا ایک کویسچن ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ گورو صاحب بھی اس سے برا جو ہے وہ اس کے ساتھ میری اس بات کو تائید کریں گے کہ اگر انڈیا میں بھی کچھ ہوتا ہے, کوئی بھی برا انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو اس کا اثر جو ہے وہ سالوں چلتا ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر ہم کشمیریوں سے یہ کیسے بات کریں گے کہ جس نسلیں جن کی قربان ہو گئی ہیں وہ آنے والے کچھ سالوں میں ان کی ایک ایسی جنریشن پیدا ہوگی جو کہ اسٹیبلٹی کے ساتھ اپنے لیے بہت اچھے ڈیسیژنز کر سکے گی. انسان کی اسٹیبلٹی کے لیے اس کا انوائرمنٹ کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے, جہاں وہ رہ رہا ہے, جہاں وہ پرورش پا رہا ہے, جہاں پہ وہ اپنی ارد گرد چیزوں کو دیکھ رہا ہے, جو ریلیشن شپس لوگوں کے قربان ہو رہے ہیں. ہمارا ایک فیملی ممبر مر جاتا ہے اور ہم اتنے سال اور بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن لوگوں نے اپنے بہت قریبی رشتے دار کھوئے ہیں ان کے لیے نارمل ابھی بھی شاید, ابھی تو ان کے لیے بالکل بھی نارمل نہیں ہیں چیزیں, مگر آنے والے دنوں میں بھی نارمل ہوں گی, کچھ نہیں کہا جا سکتا. بالکل زبردست آپ نے بات کی. میں چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا گوادر کے حوالے سے. پاکستان کے مستقبل کا یہ معاشی حق ہے جو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. نیو یارک اور سنگاپور کے بعد گوادر پورٹ دنیا کی تیسری بڑی بندرگاہ کے طور پر ابھرنے والی ہے, جو مستقبل میں دبئی اور سنگاپور جیسی انٹرنیشنل بندرگاہوں کو پیچھے چھوڑ دے گا.
2014 کے آغاز سے ہی گوادر میں زمینوں کی خرید و فروخت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس تیزی کی وجہ پورٹ کی چین کے حوالے کر دینا ہے. ایکسپریس وے سیکریٹریٹ متعلقہ دفاتر کی تعمیر پاک ایران گیس منصوبہ گوادر کے ابھرنے کا سبب ہے. ڈاکٹر صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں, مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ گوادر تو ایک ترقی کا راستہ ہے اور یہ پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کا مستقبل ہے. اس کے اوپر آپ کے کیا تحفظات ہیں, یہ آپ کیوں اس میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں؟ اور مسلسل ہمیں تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ آپ کا میڈیا یا آپ کے ملک کے مختلف ادارے اس میں ہماری ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں. جی, آپ کا سوال میں بالکل اس کا جواب دوں گا, پر پہلے میری بہن نے جو کہا میں اس سے بالکل سہمت ہوں, لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہنگر بریڈز ٹیررزم. جب آدمی برکت کرتا ہے تو ٹیررزم جیسے چیزوں میں کم پھنستا ہے. اگر آپ دیکھیں تو بھوکے پیٹ والا جو ویکتی ہوتا ہے اسے بھڑکانا آسان ہوتا ہے, اور جو شرارتی تتو ہیں دونوں دیشوں میں وہ ان کو آسانی سے بھڑکا دیتے ہیں. تو ترقی ایک راستہ ہے جس کے تھرو ٹیررزم کو روکا جا سکتا ہے. اب میں آپ کے سوال پر آتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جو گوادر کا پورٹ ہے اسے دونوں دیش میں ایک طرح سے شانتی کا پرتیک بنا دینا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. چلیے مان لیجئے افغانستان سے ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایران کی طرف نہ جا کے پاکستان سے راستہ نکال سکتے ہیں گوادر کے تھرو. ہم ایران میں اتنا پیسہ لگا رہے ہیں چھبار پورٹ کو ڈیولپ کرنے میں, اور پاکستان میں تو گوادر پورٹ ایک دم ریڈی ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ایران والا تو آپ کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے. دیکھیے, منصوبہ کوئی ناکام نہیں ہوا ہے. ہمارا جو چھبار پورٹ ہے وہ ریڈی ہونے کی کگار پہ ہے. ایران میں ہم نے بہت اسٹریٹجک انویسٹمنٹس کیے ہیں, لیکن میں بڑے مدے پر آنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی ساری بات سنوں گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی ساری بات سنوں گا. ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, لیکن میں کمرشل بریک کے بعد آپ مجھے اس چیز کا جواب ضرور دیجیے گا کہ تمام چیزوں میں پاکستان کے اداکاروں کا کہاں پر گناہ ہے, کہاں پر قصور ہے, اور اداکاروں کو نکالنے کا. اور سب سے بڑی بات, ہندوستان میں پاکستانی تمام ٹی وی چینلز ہی آپ نے بند کر دیے. اور مجھے اب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں کیا پاکستانی ڈرامے دیکھے جاتے تھے یا نہیں دیکھے جاتے تھے, اور پھر میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں دیکھے جاتے تھے کہ نہیں. ویلکم بیک جی, پروگرام آپ کی آوازوں میں ہوں آپ کا میزبان عمر افتخار. آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز. ڈاکٹر ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہرہ موجود ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, اور ڈاکٹر گورکھ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ہندوستان سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی عمر صاحب, آپ نے ایک بڑا سنجیدہ سوال پوچھا تھا مجھ سے. چلیے مان لیجئے ہم ٹریڈ جو ہے وہ گوادر پورٹ کے تھرو کرتے ہیں, پر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو رشتے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. اور جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اور آپ کے دیش میں 25 لاکھ افغانستان کے ریفیوجی ہیں. آپ کی سرکار نے مارچ 2017 تک انہیں وہاں سے واپس جانے کا نوٹس دیا ہے, تو اس سے رشتے اور بگڑ رہے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ. نہیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے ان کو واپس جانے کا کہا ہے, ظاہر ہے اتنی دیر رکھا ہے, آخر انہوں نے اپنے ملک میں تو جانا ہی تھا نا. جی, لیکن آپ نے جو اچانک سمے سیما دی ہے, دیکھیے وہ 1980 سے رہ رہے ہیں, ان کے لیے یہ ایک دم سے آسان نہیں ہے کہ وہ ترنت, اور وہ بھی 25 لاکھ ریفیوجی. اگر کچھ ہوتے تو میں مان سکتا تھا. اور دوسری بات, جو ڈورنٹ لائن ہے وہ بھی افغانستان اسے ریکگنائز نہیں کرتا ہے, وہ ایک ووادت لائن ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز کا جواب دیجیے گا. ساری باتیں میں مانتا ہوں آپ کی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, مجھے اس چیز کا بتائیے گا کہ ہم لوگ پیلٹ گن کا استعمال نہیں کرتے کسی افغانی پہ, کسی کشمیری پہ. ہمارے ہاں جو کشمیر ہے اس کے وزیر اعظم صاحب بھی ہیں, اس کے صدر صاحب بھی ہیں, اس میں لوگوں کے حقوق ہیں, سر اٹھا کے وہ چلتے ہیں. مطلب ہمارے وہ محتاج نہیں ہیں. ہم لوگوں کو ہر طرح سے, ہمیں آزادی ہے, ان کو آزادی ہے, سب کچھ محبت اور پیار سے رہ رہے ہیں. آپ مجھے اس چیز کا بتائیں, کیا اپنی آواز بلند کرنے والوں کو کسی طرح بھی ان پہ ایک انسانیت کے ناطے مجھے یہ بتائیے گا, کیا آپ کو کبھی اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ ہندوستان کی فوج کی طرف سے ان کے اوپر بے جا سختی کی جا رہی ہے, ظلم کیا جا رہا ہے؟ یاسین ملک جو حریت رہنما لیڈر بھی ہیں, جن کی مسز پاکستان میں ہیں, اور وہ رو رہی ہیں, وہ بلبلاتی ہیں کہ میرے خاوند کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. وہ مطلب اپنی کن سٹیجز کے اوپر وہ پہنچ چکے ہیں, اس حوالے سے آپ کو نظر ثانی کریں گے کہ وہ ہسپتال میں ان کی کیا حالت ہوئی ہے؟ دیکھیے, یاسین ملک ایک سیپریٹسٹ لیڈر ہے, ایک الگاو وادی ہے, اور الگاو وادیوں کا وہاں پر جو کام ہے وہی یہی ہے, کشمیر میں انریسٹ پیدا کرنا, کشمیر میں وائلنس پیدا کرنا. اور ان کا جو اوپینین ہے وہ کشمیریوں کا اوپینین نہیں ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کا اوپینین نہیں ہے؟ آپ خود کشمیریوں سے جا کے کیوں نہیں پوچھتے؟ دیکھیں, میں تو اسکرین پہ دیکھتا بھی ہوں اور ان کو سنتا بھی ہوں, ان سے پوچھتا بھی ہوں. وہ لوگ تو آزادی چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس چیز کو تو مانیں آپ. عمر صاحب, مجھے یہ بات جان کے حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ جو اپنی اسکرین پہ دیکھتے ہیں, آپ ایک طرف بولتے ہیں کہ میڈیا کا کام ہے آگ لگانا, اور اوپر سے آپ
जो मीडिया दिखाती है उसको वहाँ मानने को तैयार है, और हमारी मीडिया को आप ये दोष देते हैं कि वो दोनों देशों के बीच में डिस्टेंस पैदा करती है। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि हमारा मीडिया लड़ाई नहीं करवाता, यकीनन गलतियां हमारे में भी होंगी, लेकिन इस चीज को तो मानिए ना। देखिए, मीडिया एक ऐसा माहौल बनाता है, खासकर उस समय जब दोनों देशों के बीच में रिश्ते उतने अच्छे नहीं होते, मीडिया जरूर ऐसा माहौल बनाता है, एक हाइपर पैट्रियोटिज्म का माहौल बनाता है, और इससे उनका डेफिनेटली जैसा। अच्छा, आप बताइए, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि दो मुल्कों को प्यार मोहब्बत और इत्मीनान सुकून से रहने के लिए क्या करना चाहिए? आप बतौर तजिया निगार हिंदुस्तान से आप क्या मशवरा देते हैं? देखिए, सबसे पहली तो चीज ये है कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए, और मैं इसमें सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं कहूंगा। मैं अगर कहूं कि भारत में होने वाले टेररिज्म के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो आप कहेंगे कि ये तो मैं कहूंगा ही। चलिए, मैं दुनिया देखते हैं, दुनिया क्या कहती है। जो 2005 में लंदन में जो बम के धमाके हुए और 2015 में सैन बर्नार्डिनो में जो किलिंग्स हुई, उनके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार दुनिया ने ठहराया, और 9/11 के लिए ओसामा बिन लादेन और खालिद शेख मोहम्मद खुद पाकिस्तान में पाए गए। इससे बड़ा सबूत आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले आतंकवाद को खत्म होना होगा, उसके बाद दूसरे मुद्दों पे हम आते। डॉक्टर साहब, अगर आप पाकिस्तान को ब्लेम करते जाएंगे तो यहाँ बैठा बैठा मैं हिंदुस्तान को ब्लेम करता जाऊंगा। इसलिए मैंने आपको ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनमें सिर्फ भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है। और आप एक बात सोचिए कि अमेरिका की जो कांग्रेस है, वहाँ की संसद ने अभी अभी पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करने के लिए द पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेशन एक्ट वो बिल लेकर आए हैं। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि वो पास नहीं भी होगा, तो भी द वेरी फैक्ट कि वो ये बिल लेकर आए हैं, इससे क्या आपको ये पता नहीं चलता कि दुनिया में, खासकर अमेरिका जैसे देशों में, विकसित देशों में पाकिस्तान की क्या इमेज है? डॉक्टर साहब, आपकी सारी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर सुन रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है, क्लियर सुने। क्लियर रास्ते ही रहने चाहिए, रास्ते में रुकावट जो है वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। जी, मैं इस चीज को समझता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। आप ये बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को आगे किस तरह से देखते हैं, किस तनाजुर में आप महसूस करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान सबक भारत से ही लेना चाहिए। आज भारत कितनी तरक्की कर रहा है, पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं जिनकी ग्रो कर रही है, और भारत में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान जिनसे सीख सकता है, जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है, ये पाकिस्तान को इनसे सबक लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए, जैसा मैंने कहा, बुनियादी मुद्दा है टेररिज्म। टेररिज्म खत्म होगा तो ही कुछ आगे हो पाएगा। टेररिज्म खत्म करने का तरीका ऐसा, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, ऐसा कीजिए, टेररिज्म खत्म करने का तरीका आज आप बताएं मुझे। काश मेरे यहाँ बताने से टेररिज्म खत्म हो जाता तो मैं जरूर बताता। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, जो टेररिज्म यहाँ है वो तो ठीक है, और जो हिंदुस्तान में है, मुसलमानों को आप लोग जो वहाँ पर कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं, उस हवाले से आपको कुछ नहीं नजर आता? भारत के मुसलमान खुशहाल हैं, आबाद हैं। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, लेकिन उनके बारे में मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन माइनॉरिटीज तो यहाँ भी आजाद है, खुशहाल हैं। आपसे हम अक्सर ऐसी न्यूज सुनते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं माजरत के साथ आप कुछ बात करूंगी। मैं यहाँ पे माजरत के साथ कुछ बात परिवर्तन किए जाते हैं वहाँ पे। डॉक्टर साहब, मैं माजरत के साथ यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आपको। आज तक किसी हिंदू या सिख यहाँ पे काफी ज्यादा रहते हैं, उन माइनॉरिटीज में से आज तक 50 सालों में किसी सिख ने, किसी हिंदू ने ये रिपोर्ट तो नहीं किया होगा मीडिया के ऊपर कि जी पाकिस्तान में हमारे साथ ये ज्यादती हो गई, या पाकिस्तान के मुसलमानों ने हमें ये कर दिया, हमें मजहबी जो हमारी आजादी है उसको नहीं मनाने दिया गया। ऐसा तो आज तक मीडिया गवाह है, दुनिया गवाह है, हिंदू और सिख खुद गवाह हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने उनकी अच्छी बातें जरूर सुनी होंगी। अभी पिछले दिनों में मीडिया पे देख रही थी कि उन लोगों का कोई त्योहार था जो कि उन्होंने मनाना था, मगर 10 मुहर्रम की वजह से उन्होंने पोस्टपोन करके उसको दोबारा बाद में मनाया। यानी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज रह रही हैं वो पूरे अमन और सुकून के साथ रह रही हैं, लेकिन जो मुस्लिम वहां पे रह रहे हैं इंडिया में, उनके आए दिन ही आपके अपना मीडिया ही उन चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। वर्ल्ड का मीडिया उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, पाकिस्तान का तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अब हमारी अनबन है आपस में तो हम तो करेंगे भी, मगर पूरी दुनिया को पता है कि वहां पे मुसलमानों के साथ क्या सलूक होता है। मगर अभी तक हिस्ट्री में किसी हिंदू सिख के लिए यहाँ पाकिस्तान में कोई बात नहीं हुई। ये मैं माजरत के साथ ही आपको बात करना चाहती हूँ, ऑल्दो ये मेरा टॉपिक नहीं है, मगर क्योंकि इस वक्त बात इस तरह की हो रही है तो मुझे इसमें इंटरप्ट करना पड़ा है। मैं वापस उमर को दूंगी ताकि वो अपनी बात को जारी रखे। जी डॉक्टर साहब, यकीनन आपने डॉक्टर साहिबा की बात तो सुनी होगी, इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? जी नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में ऐसे रिपोर्ट पढ़े हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके धर्म परिवर्तन किए जाते हैं और धर्म अपनाने से मना कर देते हैं।
तो उनको जान से भी मार दिया जाता है। डॉक्टर साहब, अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आप इसको किस तरह से देखते हैं कि कब तक आप लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक्टर्स को आपस में काम करने की इजाजत देंगे? देखिए, मुझे लगता है जब तक दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकल और सोशल रिश्ते अच्छे नहीं हो जाते, तब तक हमें इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। तो आप डॉक्टर साहब, आप क्वेश्चन कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नहीं करना चाह रही, मैं इसको थोड़ा कमेंट करना चाह रही हूँ कि गौरव साहब, जैसे आप भी सोशल मीडिया पे, मुझे उमर ने ही आपके बारे में काफी सारा फीडबैक दिया है, एंड आई वाज अमेज्ड एंड एस्टोनिश्ड टू माय अमेजमेंट कि आपको इतने ज्यादा लाइक्स मिले हैं। एक जो है एक नेगेटिविटी या नेगेटिव बात करने के ऊपर अगर दुनिया इतना सराह सकती है, तो थिंक अबाउट दिस कि अगर हम पॉजिटिव बातें करेंगे, हम दोनों हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, अगर हम पॉजिटिव बातें करेंगे तो दुनिया कितना ज्यादा उसको सराहेगी और कितने ज्यादा लाइक्स इसके ऊपर जो है वो हो सकते हैं। तो मीडिया का रोल जो है, पॉलिटिकल ताल्लुकात तो ऑफ कोर्स बेहतर होने चाहिए, बहुत सारी चीजें और जो वर्केबल उनके ऊपर काम भी होना चाहिए, मगर मेरे ख्याल में मीडिया की आवाज इज द स्ट्रांगेस्ट वॉइस। अगर मीडिया इस चीज को उठा ले कि जी उन्होंने पीस रखना है विद इन कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री टू, तो ये एक मुहिम जो चले तो बहुत ही बेहतर चीजें जो है वो हो सकती हैं। और अगर उसमें फनकारों डॉक्टर साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे, कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो रहा है, ये भी जरूरत है, लाजमी है दरमियान में थोड़ी देर रेस्ट करना तो इंसान पे एक जरूरत है। आप तो वैसे भी नफसियाती डॉक्टर में बेहतर समझती हैं, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आते हैं। हम एक आजाद मुआशरे में जी रहे हैं या एक फरसुदा निजाम की कैद में, जहां मजलूम को इंसाफ मुश्किल से मिलता है और गरीब को 2 वक्त की रोटी। हुक्मरान बड़े बड़े बुलंद बाला मंसूबों की खुशखबरी सुनाते हैं और अपोजिशन धरनों और एहतजाज की धमकियां देती नजर आती है। कब और कौन सुनेगा गरीब और बेबस आवाम की आवाज? आवाज FM उठाएगा आपकी आवाज। फोन उठाएं और शामिल हो जाएं प्रोग्राम आपकी आवाज में, हर पीर की शब शाम 7 से 8। वेलकम बैक। जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। पीछे से डॉक्टर साहबा जो हैं वो ब्रेक पे जब हम गए हैं तो मुख्तलिफ चीजें अपनी डिस्कस कर रही थी। मेरे को नहीं, ब्रेक का इंतजार कर लें, उसके बाद आगे बात को लेकर चलेंगे। डॉक्टर साहब, अब बताइएगा आप। मैं एक्चुअली जो बात कर रही थी कि गौरव ने जिस तरह अभी बात की थी कि जी हमें पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए, और बहुत सारे इश्यूज हैं जब तक वो सॉल्व नहीं होते, टिल दैट वी कांट बी ऑन दीज लाइन्स के हमारा मीडिया जो है वो अमन और शांति को जो है फैला सके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली मैं खुद भी डेनमार्क से वापस आई हूँ, वहां पे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत अच्छे दोस्त थे जो इंडियंस थे, और बहुत अच्छा मिलना जुलना था। ऑनेस्टली उन लोगों से मिलने के बाद मुझे लगा कि ये दुनिया में कहीं ना ऊपर के लेवल पे प्रोपगेशन हो रही है जो कि चीजों को इस तरह से खराब कर रही है। और मीडिया एक जो है वो एक ऐसी वॉइस हो सकती है जो कि पीस को फैला सकती है। और अगर इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया था कि वो हमारे एक्टर्स को और एक्ट्रेसेस को वहां पे बुलाते थे एंड वो अप्रिशिएट भी करते थे, ये इंडिया के पार्ट के ऊपर बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने बहुत। नहीं, आप ये कहना चाहती हैं कि वहां पर जो लोग थे वो जब अपने अपने मुल्क में जाते हैं साथ ही इनको कुछ हो जाता है? इनको कुछ हो जाता है का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि ये होना चाहिए था। यानी फन के साथ कोई लड़ाई नहीं हो सकती। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। हम यहाँ पे इतनी सपोर्ट करते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के एक्टर्स अगर यहाँ आते हैं यहाँ पे जब तो हम उनको आंखों पे सर पे बिठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो ऐसा ही होता है। और ऑनेस्टली अक्रॉस पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तानी और जो इंडियंस हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही मिल रहे होते हैं, और वहाँ के भी जो लोग टीवी रेडियो के ऊपर आ रहे होते हैं उनकी भी दोस्तियां इसी। गौरव साहब को भी कुछ बोलने का मौका दें, आप उनको बिल्कुल ही मौका नहीं दे रहे। सॉरी गौरव साहब, आप बात कीजिए अब। मैं मेरी बहन से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये जो कल्चरल एक्सचेंज जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये एक सबसेट है जो बड़े रिश्ते हैं, जो पॉलिटिकल रिश्ते हैं उनका। अगर दो देशों के बीच में रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब है और एक तरफ से अगर पॉलिटिकल जो हुक्मरान है वो सहमत नहीं है और एक तरफ से आतंकवाद आपकी तरफ से ज्यादा आ रहा है, तो मेरे को लगता है कि फिल्म और संगीत और पार्टी पर रोक लगा। आई एम सॉरी, मुझे गौरव यहाँ पे फिर इंटरप्ट करना पड़ेगा कि बीइंग प्रोफेशनल्स वी नीड टू बी इनडायरेक्ट।
جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہماری طرف سے آتنکواد آ رہا ہے، تو اس کی تو نہ آج تک ہم اس بات کے لیے مانے ہیں کہ ہماری طرف سے آتنکواد جاتا ہے، نہ ہی کبھی آپ لوگ بھی مانے. پاکستان میں بھی بہت ساری دہشت گردی ہوتی ہے، اس کے لیے کون رسپانسیبل ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ مسلمان ہم میں سے اٹھ کے ہمیں مارنا شروع ہو گئے ہیں. بہت ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں نا ہماری طرف بھی. تو اگر ہم انڈائریکٹ تھوڑا سا باتوں کو کریں کہ ہاں ٹھیک ہے، ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی کہ ہم پیس کے اوپر بات کر سکیں، دونوں ملکوں میں امن اور شانتی ہونا چاہیے، مگر ڈائریکٹلی اگر آپ ہمیں یہ بات کر دیں کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے اور اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک بڑا کویسچن ہے، یہ انپروویبل بات ہے، کیونکہ نہ کبھی ہم مانے نہ کبھی آپ لوگ مانے ہیں. جو آتنک ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے لیے کبھی کوئی نہیں مانتا. آپ لوگوں نے بھی کبھی اونرشپ نہیں لیا، ہم نے بھی نہیں لیا. سو ہاں یہ ضرور بات کریں، کیونکہ اس وقت بھی ہم میڈیا پہ آن لائن ہیں، تو ہم بینگ ہیلتھ پروفیشنلز ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اکراس دا بارڈرز اور اکراس دا ورلڈ ایون وی نیڈ ٹو اسپریڈ پیس. وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے کہ ہم لوگوں کی یہ رسپانسبلٹی، ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں، بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر لوگوں کو لے کے چل سکیں. سوری میں نے آپ کی بات کاٹی، پلیز یو کیری آن. جی ڈاکٹر صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر گورو صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپس میں ہاں جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں. میں ان کا جواب دینا چاہوں گا جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہی. انہوں نے کہا کہ ہمیں پیس پر بات کرنی چاہیے، بالکل بات کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ نے پردھان منتری نریندر مودی جی کی بات سنی ہو، انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا اس کا. انہوں نے کہا تھا کہ دو لوگ کیا آپس میں بات کر سکتے ہیں اگر پیچھے سے بم پھوٹ رہے ہوں؟ تو کیا کانوں تک آواز جائے گی شانتی کی اگر پیچھے سے بم چل رہے ہیں؟ دراصل مجھے ایک بات ہوگا اس کے بعد ہی. دراصل مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا، کیا اس ٹائم آپ جہاں پر موجود ہیں آپ کے پاس بم پڑے ہیں؟ میرے پاس پڑے ہیں. جی نہیں، ہماری جو سرکشا ہے وہ کافی زیادہ ہے. ہماری جو ملٹری ہے وہ ٹیررزم سے نپٹنے کے لیے پوری سشکت ہے، شاید اس لیے ہم سرکشت ہیں. دیکھیے میری بات سنیں، ہمیں تو کسی حفاظت یا سرکشا کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ہم تو پرامن لوگ ہیں، پرامن ملک میں رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے آج کے ماحول میں اگر ملٹری نہ ہو تو ایسی اتنا محفوظ رہنا پاسبل نہیں ہے. جی بالکل صحیح. ہاں دیکھیں نا، ہماری فوج تو بارڈرز پہ ہے، ہماری رکھوالی کرتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے. شہروں میں تو ہم نہیں آنے دیتے نا فوج کو، لوگوں پہ. اب وہ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی. اب آپ مجھے اس چیز کا جواب دیجیے گا کہ آپ بہتر کیا سمجھتے ہیں، بجائے کہ آپ اس طرف کے سی پیک کو ڈسکس کریں، دوسری چیزوں کو کریں، آپ بہتر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم امن کی طرف جائیں، بہتر چیزیں کر پائیں ہم پاکستان اور انڈینز آپس میں مل کے؟ دیکھیے، جو ہمارے جو لیڈرز ہیں انہیں ہم ہی چنتے ہیں، اور جب ہمارے لیڈر ایک غلط سندیش دیتے ہیں کوئی، جیسے نواز شریف جی UN جنرل اسمبلی میں گئے اور انہوں نے جو اسپیچ دی اس میں انہوں نے کہا کہ برہان وانی جو ہے وہ ایک غریب ماسٹر کا لڑکا ہے اور وہ ایک پاکستان اس کا سمرتھن کرتا ہے، جبکہ وہ بھارت میں ایک ٹیررسٹ ہے، سیلف ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہے. تو جب ہمارے لیڈر اس طرح کی بات نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے ہم کیا کریں گے، کیونکہ ان لیڈر. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز کا جواب دیجیے، مجھے صرف ایک پوائنٹ کا جواب دیجیے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مودی صاحب ضرورت سے زیادہ پاکستان کے مخالف ہیں، پاکستانی قوم کے مخالف ہیں، پاکستانی اداکاروں کے مخالف ہیں، فلم سازوں کے مخالف ہیں؟ ضرورت سے زیادہ نہیں ہے کچھ عمر صاحب، بلکہ اس کا الٹا ہے. میں کہوں گا یہ پہلے پردھان منتری ہیں بھارت کے جو پاکستان کے وزیر اعظم کو ان کے جنم دن پر بدھائی دینے گئے. یہ پہلے پردھان منتری ہیں جنہوں نے اپنی انوگریشن کی جو اسپیچ اوتھ سیریمنی اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو بلایا. اچھا، یہ پہلے آپ کے پردھان منتری ہیں، وزیر اعظم، اور ہمارے یہ وزیر اعظم جو ہر وقت ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے رہتے ہیں، انوائٹ کرتے رہتے ہیں، مدعو کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کے خیال سے کوئی کریڈٹ نہیں ہے؟ یعنی آپ اس چیز پہ آپ ٹوٹلی انکار کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا، میں نے یہ نہیں کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں جو پاور ہے وہ ہندوستان کی طرح صرف ایک ہی طرف نہیں ہے. پاکستان میں سب سے اسٹرانگ وہاں کی ملٹری ہے، جنرل راحیل شریف ہے وہاں سب سے اسٹرانگ، نہ کہ نواز شریف. حضور وہ تو مضبوط ہوں گے نا، انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف ہر چیز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، وہ تو ملک اور قوم کے ہیرو ہیں. وزیر اعظم صاحب کو ہم نے الیکٹ کیا ہے، ہمارے ووٹوں پہ آئے ہیں. جمہوریت میں وزیر اعظم ہی ہوتا ہے سب کچھ. اس کے بعد جنرل راحیل شریف ایک فوج کی قیادت کر رہے ہیں، ایک فوج کے سپہ سالار ہیں، فوج کی حد تک وہ ہیں، اور عوام کے مسئلے مسائل کے لیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. آپ کو یہ میں کیسے چیز سمجھاتا جاؤں؟ ہمارے ہاں فوج کو 5 کروڑ نہیں دیا جاتا ڈاکٹر صاحب. عمر صاحب اگر ایسا ہوتا تو
फिर पाकिस्तान में इतने कू अब तक कैसे हो गए, अगर ऐसा असली में है तो? डॉक्टर साहब मेरी बात को आप क्यों नहीं समझ पाते? हम फौज को 5 करोड़ नहीं देते हैं दिल मुश्किल के लिए रिलीज करने के लिए। उमर साहब आप जानते हैं ये अच्छा सा व्यू है, एक किसी का पर्सनल व्यू है, लेकिन ये भारत का व्यू नहीं है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इंसान का व्यू पूरी कौम का या पूरी मुमलिकत का विजन नहीं होता। डॉक्टर साहब एक बात करना चाह रही हैं, मैं उनसे कहूँगा वो करें। I'm sorry गौरव, आज मेरा टॉपिक तो ये नहीं था, मगर आपके साथ बात करने का इतना मजा आ रहा था, हम टॉपिक से हटके बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जैसे अभी उमर कह रहे हैं कि 5 करोड़ मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री जो है वो ले चुकी है एक फिल्म को रिलीज करने के लिए। तो मिलिट्री का काम जो है ना वो तो सरहदों की रक्षा करना है, उनकी हिफाजत करना है। तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में टेरिटरीज बहुत क्लियर है, वजीर आजम साहब ने क्या काम करना है और हमारी फौज ने क्या काम करना है, दे ऑल नो। और उस पे कोई एक दूसरे को उसके काम में इंटरफेरेंस उस तरह से नहीं होती कि जी उसका काम एक प्रॉब्लम जो है वो बन सके। और हमारे यहाँ पे फौज जो है वो अपने दायरा कार में रहते हुए अपने फैसले करने के लिए भी आजाद है। आप हमें जो बार बार कह रहे हैं ना कि ये क्यों हुआ है वो क्यों हुआ है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपने जैसे भी एक बहुत ही खूबसूरत बात की थी कि जी हम अपने वजीर आजम को खुद चुनते हैं और अगर उनके कोई गलत फैसले होते हैं तो फिर अवाम उसको भुगतना पड़ती है, अवाम भुगतती है उसको। यू आर सेइंग राइट कि इसी तरह के फैसले जो इंडिया और पाकिस्तान पिछले 50 सालों से भुगत रहा है, मोदी साहब को अगर टेबल टॉक के लिए इनवाइट किया जाता है, और इसका मतलब मुझे तो फिर ये समझना चाहिए कि आपने मोदी साहब को इसलिए इलेक्ट किया हुआ है और उनकी आवाम ने इसलिए इलेक्ट किया है कि हम जो है किसी टेबल टॉक या अमन पसंद चीज की तरफ कभी रुकावट है, बिल्कुल ऐसी है। एक चीज आप लोगों ने इलेक्ट किया ना, इसका मतलब ये कि आप पूरी कौम ये रिप्रेजेंट करती है कि वी डोंट वांट पीस, जबकि हमारा रिफ्लेक्शन आप लोगों की तरफ यही है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब जितनी दफा भी बरसरे इक़्तिदार आए हैं, ही ऑलवेज टॉक अबाउट दिस थिंग के जी आए टेबल टॉक। वो तो हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा फेवर में होते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, बल्कि हमारा शिकवा बतौर यूथ के हवाले से ही होता है कि जरूरत से ज्यादा क्यों हो रहा है। हम ये क्वेश्चन हमें बुरा लगता है समटाइम्स के जब आप लोग नहीं उस टेबल टॉक के ऊपर आते अच्छी है तो फिर हमें बुरा लगता है। मैं माफी चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत आप शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। काश इतने ही खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल आपके प्रधानमंत्री ने यूएन जनरल असेंबली में किया होता तो मेरे ख्याल से आज हम काफी आगे बढ़ गए होते शांति वार्ताओं में। आपकी बात भी बिल्कुल सही है। वो जैसे हम अभी तक यही बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपके जो हैं और जो हमारे वजीर आजम साहब हैं उनकी वो एक सिलेक्शन की बात है ना। अगर हमारे वजीर आजम साहब ने अगर तो आपको बार बार टेबल टॉक के लिए ना बुलाया हो तो फिर हम बहुत सारी और चीजें भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, जबकि पूरी दुनिया का मीडिया, इंडियन मीडिया, इवन मैंने खुद एक टीवी शो देखा जिसके ऊपर एक जो है आपकी बहुत मशहूर मारूफ जो एनालिस्ट हैं वो ऑन एयर थी और वो सारी चीजों को डिस्कस कर रही थी। इवन मुझे याद है कोई क्रिकेट मैच था, हम लोग वेट कर रहे थे कि जी कोई सिलेक्शन कुछ होनी है, लेकिन इंडिया वाले जो है वो उस चीज की तरफ आ नहीं रहे थे। तो ये वो रिफ्लेक्शंस हैं जो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देखती है। हम बुरे होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि हम नहीं बुरे, हम में भी बहुत सारी खामियां होंगी, बट द थिंग इज दिस, पूरा मीडिया क्या देख रहा है, पूरा मीडिया में क्या रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। हमारी तरफ से तो दोस्ती का हाथ ही फैला हुआ हर कोई देखता है, मगर उस तरफ से जो है ना वो हमेशा एक रेजिस्टेंस जो है वो आई है और हाथ को पीछे खींचा गया है। उमर की तरफ वापस जाते हैं क्योंकि हम दोनों आपस में बहुत बात कर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब मैं आखिर में आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, मेरी जाती ख्वाहिश है कि एक मशवरा देते जाएं कि अब बेहतर मसाइल का हल आप क्या समझते हैं। अच्छा, इस मसाइल का हल में ना तो आप कोई अपनी अदावत लेकर आइएगा, ना मैं लेकर आता हूं, आपको जो बेहतर लगता है वो बताएं। देखिए, जिस तरह की बात आज दोनों तरफ से हुई है उसमें एक बात तो साफ निकल कर आई है कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट है आपस में उसका डेफिसिट है वो कम है। तो दोनों देशों को पहले म्यूचुअल डेफिसिट को बढ़ाने पर। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या आपके घर में या इंडिया में आप समझते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों को देखा जाता है या पसंद किया जाता है? जी नहीं,
नहीं डॉक्टर साहब, ये बात फिर आपने ईमानदारी से की नहीं. यहाँ पर आप अब वो एक माइंड सेट की बात कर रहे हैं, अब खुद आप कर रहे हैं, जो एक कि जो पाकिस्तानियों को देखना नहीं चाहता, जो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता. ये मानने में मेरा ख्याल है आपको हर्ज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी ड्रामे वहाँ पे पसंद किए जाते हैं. उमैर साहब, मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक एक भी पाकिस्तानी ड्रामा यहाँ के टीवी चैनल पर नहीं देखा है, और मैं नहीं समझता कि यहाँ के टीवी चैनल पर एक भी पाकिस्तानी पसंद आता है. और अब मुझे ये बताइए, क्या हिंदुस्तान में पाकिस्तानी टीवी चैनल्स बंद कर चुके हैं आप? पाकिस्तान की जो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है उसने ये डिसीजन लिया कि भारत के सारे चैनल वहाँ रोक दिए जाएंगे. मुझे आप ये बताइए, क्या आप हिंदुस्तान में पाकिस्तानी ड्रामों के चैनल्स बंद कर चुके हैं या नहीं कर चुके? मेरा ख्याल है उमैर साहब, मैंने जैसा कहा कि एक तो यहाँ पर कोई ऐसा चैनल आता ही नहीं था कि तो बंद करने की बात ही कहाँ थी. अच्छा चलिए, मैं डॉक्टर साहब बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके टाइम के लिए. उम्मीद करते हैं कि आइंदा नशिस्तों में भी हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे. मुल्की लेवल पे चाहे पहुंचे न पहुंचे, हम लोग किसी टेबल टॉक के नतीजे में अच्छे मामलात क्रिएट कर ही लेंगे. क्या ख्याल है आपका? मैं बस एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा, आप आतंकवाद बंद कर दीजिए, हम पल के बिछाने को तैयार हैं. बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात आपने की है. आप भेजना बंद कर दीजिए, हम मारना बंद कर देते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. जी डॉक्टर ताहिरा साहब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आखिरकार हम एक तवील और मुश्किल इंटरव्यू के बाद फारिग हो चुके हैं. अब आप बताइएगा, अब आप इस पे डिस्कस कीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद बात करते हैं इसके ऊपर. जी वेलकम बैक. प्रोग्राम आपकी आवाज के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर इफ्तिखार. ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहबा मौजूद हैं. डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? इतनी धुआंधार डिस्कशन के बाद तो मैं ठीक हूँ. थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज किया, मगर तसल्ली है, डीप ब्रीदिंग कर लिया मैंने. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. वैसे भी मतलब एक डॉक्टर के लिए तो हर सिचुएशन को हैंडल करना, उसको पढ़ाया ही ये जाता है ना. बिल्कुल, और साइकोलॉजी स्पेशली. हाँ, फिर मैं एक वर्ड कहूँगा, फिर आप शिकवा करेंगे, लेकिन अब मैं नहीं कहूँ, कोशिश करूंगा ना ही कहूँ. डॉक्टर साहबा, आपके पास जब इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उसको आप किस तरह से हैंडल करती हैं? आपका चेक करने का क्या मामला होता है? उमर, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में भी ये चीज डिस्कस की थी कि जब इस तरह के पेशेंट कहने की बजाय पहले हम ये कह लें कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ लोग हमारे पास आते हैं, तो हम उनको किस तरह से डील करते हैं. बेसिकली हम पहले उनका प्रॉब्लम देखते हैं, उनके सिम्टम्स देखते हैं और उनकी असेसमेंट करते हैं कि बेसिकली उनको ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं. जब हमें प्रॉब्लम समझ आ जाता है कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, सही, फिर हम उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं. मैनेजमेंट कई लेवल्स की हो सकती है, मसलन काउंसलिंग हो सकती है, मेडिसिन. काउंसलिंग कैसे की जाती है? काउंसलिंग डिपेंड करता है, 1-to-1 बेसिस के ऊपर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम की जाती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो पेशेंट के साथ या क्लाइंट के साथ जो आपका ताल्लुक बनना है, ताकि वो आप पे पूरा एतमाद कर सके. पूरे से एतमाद के बाद वो जो क्रिटिकल इशू मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, लेकिन आप समझती हैं कि मोदी साहब को काउंसलिंग की जरूरत है? मैंने इस कदर तो ऐसी कोई बात नहीं की है. मोदी साहब को काउंसलिंग की जरूरत जो है वो शायद वो ले भी रहे हो. इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता. दहशतगर्द तंजीमों से तो उनकी मुसलसल काउंसलिंग हो रही है. हाँ, उनको जिस काउंसलिंग की जरूरत है शायद वो हो ही रही हो. वो हो रही है और वो गलत हो रही है. अफसोस की बात यह है कि वो मुसलसल अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को, आगे आने वाली नस्ल को मुसलसल एक तनाव में, एक झगड़े में, एक जंग की तरफ ही धकेलते जा रहे हैं. हमारी तरफ से हमारे वजीर-ए-आज़म साहब सुलह का हाथ बढ़ाते हैं और मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाते हैं, और वहां से जवाब में गोलियां आती हैं, दहशतगर्द आते हैं, और यहाँ पर हम फिर खुद बैठ जाते हैं. और हिंदुस्तान से कुछ डॉक्टर और कुछ हमारे दोस्त जो हैं, भाई हैं हमारे, वो फोन करके हमसे शिकवा करते हैं. हालांकि ऐसी हकीकत नहीं है. वो शायद चाय वाले उस कल्चर से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि एक वजीर आजम है ना, मतलब वो चाय, मतलब ये एक फख्र की बात है कि उनके मुल्क में एक बंदा ऐसा वजीर आजम बना है जिसका काम चाय बनाना था, चाय फरोख्त करना था. ये एक फख्र की बात है, मगर शायद चाय बेचते बेचते कुछ काउंसलिंग गलत हो चुकी है. उमर, बात आपकी जो है वो ठीक है, क्योंकि बहुत हद तक जब हमारा पास्ट जो होता है, पर्टिकुलरली हमारा चाइल्डहुड, फिर हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो हमारी करंट लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं, और उसी के हिसाब से हम बहुत सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं.
मोदी साहब का पास्ट एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, उनके लर्निंग पैटर्न्स कैसे रहे, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा रहा, और फिर उन्होंने उन सारी चीजों से क्या सीखा और अब वो क्या किस तरह से अपनी कौम को कौन सा सबक दे रहे हैं और किस तरह से लेके चल रहे हैं, मुझे एक चीज का वो नजर आता है समटाइम्स. और मे बी उसके लिए शायद वो बहुत कुछ कर भी रहे हों, ये शायद उनको सही गाइडेंस मिले तो वो प्रॉपरली उस चीज के ऊपर आ सके. मुझे एक बात बताइए, मुसलसल कश्मीर कई सालों से तकलीफ में मुब्तला है, क्या जहनी तौर पे वो मतलब किस कैफियत का, क्या खत्म हो चुके हैं, मफलूज हो चुके हैं? एक लेवल होता है उमर, हम जैसे मैं बर्न यूनिट में काम करती हूँ तो डेली बेसिस के ऊपर आप कैजुअलिटीज देखते हैं, इमरजेंसीज देखते हैं, आप देखते हैं लोग जले हुए आपके पास आते हैं. इसी तरह से कश्मीरियों का जो हाल है वो भी डेली बेसिस के ऊपर अपनी यानी वहाँ पे डेथ्स को देख रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को मरता हुआ देखते हैं अपनी आंखों के सामने. फिजिकल, वर्बल और जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर उनके ऊपर कांस्टेंट हो रहा है, तो शायद वो बेचारे क्योंकि एक सर्टेन टाइम साहब हमारे साथ हमारी कॉलर मौजूद है, मैं उनको लेना चाहूंगा. जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? आप मेरे साथ कॉल पे मौजूद हैं, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है वो सुन नहीं पा रही हैं हमें. खैर हम उनसे दोबारा हमें वो कॉल कर रहे हैं. जी डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें. तो वो बहुत हद तक इस तरह का जो है वो हो सकता है कि हम इम्यून हो जाते हैं फॉर द टाइम बिंग चीजों के लिए, और हमें बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि ये जो शेड हो रहा है, ब्लड शेड हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं वो हमें इफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन वो हमें इफेक्ट कर ही रहा होता है. वो हमारे अंदर वो चीजें सारी इकट्ठी हो रही होती हैं. तो कश्मीरी भी क्योंकि कॉन्स्टेंटली इस प्रेशर में से गुजर रहे हैं, तो उनके जो है वो ये चीजें स्ट्रेस जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, उनकी पर्सनैलिटी चेंजेस बहुत ज्यादा आ चुके होंगे एंड इतना ज्यादा जुल्म सितम देखने के बाद मे बी वो अपनी मेंटल सैनिटी के साथ ही नहीं होंगे. नॉर्मली उनके लिए शायद अब नॉर्मल चीजें यही होगी. ये दूसरी तीसरी नस्ल वो शहीद कर चुके हैं, कुर्बान कर चुके हैं. उनका जो है वो यानी वो बदल चुका हुआ होगा. पैटर्न्स जिंदगी को देखने की शायद बहुत सारी चीजें जो है वो बदल चुकी होंगी. बच्चे जैसे हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ बच्चे जो होते हैं उनका इनोसेंट जो एक लेवल होता है चीजों को डील करने का, चीजों के साथ खेलने का, वहाँ पे बच्चा हर वक्त एक बंदूक देख रहा है, खून देख रहा है. बिल्कुल सोच किस तरह से वैसी हो सकती है जैसे एक आम बच्चे की हो सकती है. एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा आते हैं. ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं. हम एक आजाद मुआशरे में जी रहे हैं या एक फरसुदा निजाम की कैद में, जहां मजलूम को इंसाफ मुश्किल से मिलता है और गरीब को 2 वक्त की रोटी. हुक्मरान बड़े बड़े बुलंद बाला मंसूबों की खुशखबरी सुनाते हैं और अपोजिशन धरनों और एहतजाज की धमकियां देती नजर आती है. कब और कौन सुनेगा गरीब और बेबस आवाम की आवाज? आवाज FM उठाएगा आपकी आवाज. फोन उठाएं और शामिल हो जाएं प्रोग्राम आपकी आवाज में, हर पीर की शब शाम 7 से 8.
प्रोग्राम आपकी आवाज, मैं हूं आपका मेजबान उमर इफ्तिखार। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है श्रीलेखा, इंडिया से हमारी एक दोस्त हैं। श्रीलेखा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं इफ्तिखार? बस शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, मिजाज कैसे हैं? चल रहा है आजकल, कुछ नहीं। वहाँ पे क्या हाल है? बस यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे एक्टर्स आपने निकाल दिए। हाँ जी, बहुत ही शर्मिंदा हूँ हम पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से। तो मतलब आम जनता जो है उनकी तरफ मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि एक्टर्स के कोई लिमिटेशन या फिर कोई बाउंड्री होती है। उनकी जो होती है ना, वो कोई लिमिट नहीं होती है। तो वो तो कलाकार है, लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो उनको इन सब के बीच में नहीं रहना चाहिए था, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं श्रीलेखा डॉक्टर गौरव के साथ पिछले 1 घंटे से इंटरव्यू कर रहा था। मैं इंटरव्यू कर रहा था डॉक्टर गौरव के साथ और उनको यही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या हिंदुस्तान में जो भी है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात, एक्टर्स को, फिल्म साजों को, अदायतकारों को निकाल देना कहाँ का इंसाफ है? हमारे यहाँ पाकिस्तान से तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हमने तो कभी भी नहीं निकाला, बल्कि आपके जितने भी एक्टर्स, तमाम लोग पाकिस्तान आते हैं, हम उनको सर आंखों पलकों पे बिठाते हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने बहुत सारे ऐसे शोज भी देखे हैं यूट्यूब पे जो अपलोड होते हैं। वहाँ पे पीपल जो होते हैं वो बहुत ही वार्म वेलकम देते हैं उन्हें। हमारे यहाँ पे भी ऐसा रिवाज नहीं था, बट जो हो गया ये बहुत ही हम लोगों के लिए, जो यंग पीपल्स है, बहुत ही शॉकिंग था कि फवाद खान को, माहिरा खान को जाने के लिए बोला गया। बेहद ही शर्मनाक कर थे, क्योंकि वो तो एंटरटेन करते हैं, लोगों के दिलों को जोड़ते हैं, सरहद उनके लिए नहीं होती है। तो ये जो हुई बहुत ही देखिए, अब तो हम जो है ना वो आम जनता है, वी आर नॉर्मल पीपल्स। हमारे हाथ में तो सियासत होती नहीं है, सियासत के बागडोर जिनके हाथ में होती है। और कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो ना धर्म देखते, ना मजहब, ना उनके लिए कोई भी अपना नहीं होता है, बस अपना मकसद उनका होता है, तो उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए आपको श्रीलेखा, मुझे एक बात बताइएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हिंदुस्तान की क़यादत या भाग दौड़, जैसे अब आपके वजीर आजम साहब हैं, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनके, नरेंद्र मोदी साहब, शायद इनकी जगह कोई और बंदा होता तो आज पाकिस्तान के लोगों और इनके हवाले से इतनी सख्ती वाला मामला ना किया जाता? जी हाँ, एक्चुअली ये बात सही है। ये मेरी पर्सनल व्यू है, मुझे नहीं पता 10 और इंडियंस क्या सोचते हैं। मेरी पर्सनल व्यूज है, बिल्कुल मैं अपनी जो भी मैं शेयर करूँ, मेरी बिल्कुल अपनी व्यक्तिगत बात है कि हाँ, शायद ये जनाब नहीं होते हैं, ये जो बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, लेकिन शायद ऐसा माहौल नहीं होता। अगर कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती तो शायद मामले को इस तरीके से ऐसा नहीं होता। हम इसको मूवमेंट कर सकते थे दूसरे किसी तरीके से कि हाँ, एक बात है कि अगर ऐसा कुछ सर्जिकल वॉर जैसा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हो सकता है इसके दौरान पाकिस्तान के जो एक्टर हमारे इंडिया में मौजूद थे, उनको सिक्योरिटी पे कोई प्रॉब्लम, सिक्योरिटी पर्पस रीजन हम उनको रिस्पेक्ट में तो बोल सकते थे कि फिलहाल मामला हद तक मतलब कुछ गर्म मामला है, तो आप प्लीज कुछ मतलब सिक्योरिटी पर्पस रीजन। बिल्कुल ऐसी सही कह रही हैं आप। मुझे श्रीलेखा मुझे एक बात बताइएगा, श्रीलेखा मुझे एक बात बताइएगा कि क्या आप इतने साल, मतलब आप पाकिस्तानी ड्रामे कभी देखे आपने अपने घर में, अपनी स्क्रीन पे कभी पसंद किए, या आपको हमारा काम पसंद ही नहीं कभी आया? ऑनेस्टली सेज मैं पिछले आई थिंक 1 साल हुआ है, एक चैनल है जी जिंदगी जो इंडिया में टेलीकास्ट होता है, वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामेस दिखाए जाते हैं। और ऑनेस्टली मैं पिछले 3 साल से टीवी पे कोई सास बहू टाइप जो हमारे यहाँ पे इंडियन सीरियल्स होते हैं, तो उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता, मैं देखती नहीं। तो पिछले 1 साल से मैं टीवी देखती हूँ, पर्टिकुलर टाइम पे मेरा शो आता है, मैं उसी को देखती थी, जो कि पाकिस्तानी ड्रामा था। मैंने पहला सीरियल देखा जिंदगी गुजारे, जो कि फवाद खान का था और सनम सईद का था। तो मुझे वो ड्रामा इतना अच्छा लगा, मैं पाकिस्तान के मतलब जितने भी ड्रामेज आते थे यहाँ पे, मैं रेगुलर व्यूअर बन गई उसकी। मतलब मैंने मैक्सिमम, अगर मेरा एपिसोड छूट जाता था तो मैं बतौर यूट्यूब पे जाके फिर हॉटस्टार पे जाके डाउनलोड करके देखती थी किसी साइट पे जाके कि नहीं मुझे देखना है। और आप लोगों का काम इंशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आता था, सच में। श्रीलेखा, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने इस कदर वेलकम किया है पाकिस्तानी ड्रामों को, पाकिस्तानी कल्चर को और पाकिस्तानी लोगों को। एक आप हैं जो इस कदर मोहब्बत से पेश आती हैं और बात करती हैं और जोड़ना चाहती हैं लोगों को। दर हकीकत आप यूथ हैं, आप नौजवान हैं, आप अगली क़यादत हैं जिनके हाथ में हिंदुस्तान की क़यादत
آگے آپ لوگوں نے چلانی ہے. یہاں پر ہم نوجوانوں نے پاکستان کی قیادت آگے مستقبل لے کر چلنا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں ہمارے حکمران بھی کہیں غلط ہوں گے, کہیں آپ کے حکمران بھی, لیکن ایک چیز آپ کے ملک میں اویئرنیس کی شاید تھوڑی سی ضرورت ضرور ہے. میں فرینڈلی آپ سے یہ اپنی رائے دوں گا, کوئی میں یہ نہیں کہ تمام آپ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب آپ کے وزیر اعظم صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں مذاکرات کے لیے اور وہ آگے سے ریفیوز کرتے ہیں. ریفیوز کرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے. ہر چیز کا حل ٹیبل پر بیٹھ کر ڈسکس کر کے کیا جا سکتا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہندوستان کی نوجوان نسل جو ہے جس سے آپ تعلق رکھتی ہیں, انہوں نے اس قدر ویلکم کیا اور تعریف کی ہے پاکستان کی, پاکستانی ڈراموں کی, کلچر کی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری نوجوان نسل جنگ نہیں چاہتی, گولیاں نہیں چاہتے, بربادی نہیں چاہتے, لڑائی نہیں چاہتے, مفلوج ہو جانا نہیں چاہتے. ہم لوگ مل بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں. نوکریوں کی ضرورت ہمیں ہے, کھانے کی ضرورت ہمیں ہے, اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت ہمیں ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہمیں ہے. مستقبل سوچنا ہمارا فرض ہے اور یہ یوتھ ہے جس نے سوچنا ہے. یہ ہندوستان کے پاکستان کے حکمرانوں سے بہتر یوتھ ہے جو اکٹھے ہو گئے. اور یہ سیاستدان, گندے سیاستدان ہی ہم لوگوں کے ملکوں میں ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, قوم کو, مستقبل کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں نوجوان ایک پیج پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور صلح صفائی سے آگے ترقی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. لے ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھی بات ہوئی ساریکا سے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو. فائنلی شی از ویری ڈیئرنگ. ہاں, اور وہ مطلب انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ ڈراموں کے حوالے سے, اور ایک کلچر ہے نا پاکستان اور انڈیا کا. دیکھیں ہر ملک میں, ہر جگہ پہ, ہر ریاست میں اختلافات ہوتے ہی ہوتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر کسی بھی اختلاف کی جو ہے اس کا حل یہ نہیں کہ گولیاں چلا دو. مطلب ایک ہمیں آواز تو اٹھانی ہے. اگر ہم پاکستان میں اپنے لاہور میں آواز ایسے اٹھاتے ہیں کہ یہ غلط. جی بتائیے عمر. پوری دنیا میں جو جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے, وہ لوگ اسی لیے ڈیولپڈ کنٹریز بن سکے ہیں کہ ان لوگوں نے ان گولیوں سے, ان ساری چیزوں سے اپنی جان چھڑائی ہے. اور اس جان چھڑانے کے بعد اب وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ایک کالر موجود ہے, میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں توحید بات کر رہی ہوں سبزہ سے. اچھا, لاہور سبزہ سے. لاہور سبزہ سے. کیا کہیں گی؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, کیا کوئی بات کرنا چاہیں گی, کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ آج ہم نے ہندوستان کے حوالے سے بھی ڈیبیٹ کی ہے, کشمیر کے حوالے سے بھی, اور مودی صاحب کے حوالے سے بھی ڈیبیٹ کی ہے. جی میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کشمیر کے جو بچے ہیں ان کو جو سائیکولوجیکل جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ کس طرح سے مطلب اوور کم کر سکتے ہیں. مطلب ان کو تو کافی سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے نا ان پہ. جی, اور ایک ہی کوشچن کریں گی آپ؟ جی میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ. ابھی جواب سن لیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ اب بتائیں آپ. جی توحید, تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کے لیے. سوال آپ کا بہت ویلڈ ہے کہ وہاں کے بچے جو ہیں کشمیر میں وہ کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں اپنے سائیکولوجیکل پرابلمس کو, یا جو وہ سائیکولوجیکل ٹراما وہ فیس کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے وہ اوور کم کر سکتے ہیں. تو صرف جو ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک نارمل لائف میں ہم سب جہاں یہاں پہ نارمل لائف گزار رہے ہیں, ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے ہم سب کا, موسٹلی لوگوں کا, ہم میں سے. ایک فیملی جو وہاں پہ پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ہمیں دیا جاتا ہے, جہاں پہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو اماں ناشتہ بناتی ہیں اور ہم اسکول, کالج, اپنی جابس کے اوپر اس طرح سے جاتے ہیں. تو یہ ایک نارمل پیٹرن آف لائف ہے. اور چھوٹے بچے بھی ہمیں یہی سارا کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائم, اور الحمدللہ کہ ہماری یوتھ یا ہمارے بچے جو ہیں مینٹلی ٹھیک ہے, اسٹیبلٹی کے ساتھ ہیں. پرابلمس ہوتے ہیں مگر وہ ایڈریسیبل بھی ہوتے ہیں. مگر جیسے کشمیر کی جو کنڈیشن ہے, جو بچہ شروع سے ہی یہ دیکھ رہا ہے کہ دن رات گولیاں چل رہی ہیں اور ہر وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, ایک آہ پکار جو ہے وہ ہر وقت ایک انوائرمنٹ میں آتی ہے, یعنی وہاں کا انوائرمنٹ ہی اتنا زیادہ دکھی ہو چکا ہوا ہے. تو اس بچے کے لیے, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے ابھی بات کی ہے کہ امیون ہونا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ ہم, اور وہی چیز ہمارے لیے نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایون جیسے پاکستان میں بھی
پہلے بم بلاسٹ جب ہوتا تھا تو لوگ بہت ہی زیادہ ریئیکٹ کرتے تھے, بہت ہی زیادہ چیزیں ہوتی تھی. اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی سی, کیونکہ روزانہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں, روزانہ بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ دنیا میں روزانہ یعنی بم بلاسٹ کہیں نہ کہیں سنا جا رہا ہے, تو اس کو اتنا ریئیکٹ نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے جو وہ بچے جو کشمیر میں پل بڑھ رہے ہیں, جو اپنے ارد گرد اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہیں, تو ان کے لیے ٹو سم ایکسٹینٹ یعنی ان کی وہ جو نارمل اسٹیٹ جس کو ہم یہاں ڈسکرائب کر رہے ہیں, ان کے لیے وہی ایک نارمل اسٹیٹ بن چکی ہوئی ہے. اسی وجہ سے ہم ڈاکٹر صاحب جو ہمارے انڈیا سے تھے, ہم ان سے یہی بات کر رہے تھے کہ جی ہم کس طرح سے امید کریں گے کہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ بالکل سینٹی کے لیول کے اوپر ہوگی, اور وہ سیم جو ہے. آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. ایک بات بتائیے گا کہ برداشت کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے ویورز کو؟ برداشت کے حوالے سے برداشت ختم ہو چکی ہے نا, جس کی وجہ سے جرم بڑھتا جا رہا ہے. برداشت ختم ہو چکی جرم کے ساتھ ساتھ شاید ہمارا اپنا کوالٹی آف لائف بھی جو ہے وہ افیکٹ ہو چکا ہوا اس کی وجہ سے. برداشت جو ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے صرف یہ کہوں گی کہ جب بھی کسی کی بات سننے لگے یا جس سے آپ بات کر رہے ہو, تو اس بات کا یہ پورا یقین رکھیں کہ جب آپ غصے میں کسی سے بات کریں گے تو ان دیٹ کیس یو آر گیونگ یور کنٹرول ٹو ادرس, دوسروں کو دے رہے ہیں. اور اگر آپ معاملے کو بہت ہی معاملہ فہمی کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ کے اس کے اوپر بات کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بے حد شکر گزار ہوں آپ کا, بہت مزہ آیا. اور یقیناً آپ لوگوں کی سائیکی کو, نفسیات کو پڑھتی ہیں, جج کرتی ہیں, اور آپ نے مجھے بھی جج کیا ہوگا, اور ساتھ میں ہندوستان سے آنے والی کال کو بھی. اور ساتھ میں ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نیکسٹ ٹائم ہمیں پروگرام میں ضرور ٹائم دیں, اور اس میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ نریندر مودی کی ججمنٹ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور اس کے بارے میں آپ نے کیا انالیسس کیا, اور وہ ضرور شیئر کیجیے گا. اور میں کوشش کروں گا کہ تمام انڈیا تک وہ آواز پہنچا سکوں گا پاکستانی ایک نفسیاتی ڈاکٹر نریندر مودی صاحب کے دماغ کو کس طرح, اور پھر میڈیسن بھی ریکمینڈ کیجیے گا, دوائیاں ریکمینڈ کیجیے گا, اور ان کو ڈائٹ چارٹ ایک بنا کر دیجیے گا, تاکہ وہ کم از کم کسی اور کے ساتھ ہی تو اپنی قوم کے ساتھ ضرور سنسیئر رہ سکیں. تھینک یو سو مچ, میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا. پروگرام کا اختتام کروں گا, پروگرام آپ کی آواز, میں ہوں آپ کا میزبان عمر افتخار. اجازت دیجیے, اگلے پیر کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اوکے جی, اللہ حافظ.